अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी नेफ्रोलॉजी। ठीक है, अब नेफ्रोलॉजी का जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, दैट्स दी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम करेंगे। ठीक है, अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है ना, ये हमारे पास प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ है। ठीक है, प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वो डिजीज़ जो ग्लोमेरुलर इट्सेल्फ में अराइज करती है सिर्फ। ठीक है, कि मतलब कि ग्लोमेरुलाई में ही मसला है। ठीक है, इसके अलावा कहीं और नहीं है जो आपके ग्लोमेरुलाई तक पहुंचा है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स होते हैं। ठीक है, ये फ़ीचर्स आपको भूल गए ना, तो मतलब आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कुछ पता ही नहीं है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए एक निमोनिक बनाया मैंने, हॉप। ठीक है, और एच जो है ना वो 3 टाइम्स हैं। ठीक है, तो एच से सबसे पहले मैं आपको निमोनिक बता देता हूँ। तो मैंने निमोनिक में एच क्या है और ओ क्या है और पी क्या है। ठीक है, तो एच से हमारे पास एक तो इसमें आ जाएगा एच से हाइपो एल्बुमिनीमिया। ठीक है, एक इसका एच का आएगा हाइपर क्लोस्ट्रीनीमिया या हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, और हाइपर कोगुलोपैथी। ठीक है, ओ से ओडेमा हो जाएगा। ठीक है, और पी से आपका प्रोटीन यूरिया आ जाएगा। ठीक है, अब जो प्रोटीन यूरिया है ना, मतलब कि आपके यूरिन में प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3.5 ग्राम्स पर डे से ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, 3.5 ग्राम्स पर डे से ज़्यादा है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास प्रोटीन का लेवल। ठीक है, फिर इसके बाद जो है एल्ब्यूमिन का लेवल की बात करें ना, तो हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया है। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया का मतलब ये है कि आपके ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल कम है। ठीक है, क्योंकि वो सारा का सारा प्रोटीन जो है वो तो आपके यूरिन की फॉर्म में निकल जाता है, तो ब्लड में आपके प्रोटीन कम रह जाता है। ठीक है, अब कितना कम रह जाता है? कितना होगा? लेस देन 3 ग्राम्स पर डेसीलीटर। ठीक है, 3 ग्राम्स पर डेसीलीटर से कम होगा। ठीक है, देखो हमारे जो नॉर्मल प्रोटीन होता है ना, बेसिकली नॉर्मल जो हमारा एल्ब्यूमिन का लेवल होता है, दैट्स 3.5 टू 4.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली अगर 3 ग्राम से कम हो जाएगा तो उसको आप हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया कहोगे। ठीक है, फिर इसके अलावा पेशेंट में ओडेमा होगा, हाइपरलिपिडीमिया होगा और हाइपर कोगुलोपैथी होगी। ठीक है, हाइपर कोगुलोपैथी में बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे जो कोगुलेशन जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब कोगुलेशन जो है ना, बेसिकली हम क्लॉटिंग को स्टॉप करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं एंटी थ्रोम्बिन 3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 का लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो और एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनका लेवल भी कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, वो क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि वो सारा का सारा किडनी से लॉस हो, प्रोटीन्स हैं। ठीक है, लॉस हो गई है। ठीक है, अब इसकी अगर आप पैथोफिजियोलॉजी की बात करो ना, तो वो हमारे लिए एट दिस लेवल मेडिसिन के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको पैथोलॉजी पढ़नी है तो अब मैंने पैथोलॉजी की वीडियोस बनाई हुई है, उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन हुआ हुआ है और प्रॉपर उसकी जितनी भी डिजीज़ हैं वो सारी एक्सप्लेन हुई हैं, तो आप वहाँ से पैथोफिजियोलॉजी देख लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ क्लिनिकल फीचर्स और इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं कॉजेज़ पे। ठीक है, अब कॉजेज़ में हमारे पास ना जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ना, उसमें हमारे पास ग्लोमेरुलर डिजीज़ आ जाती हैं और सिस्टेमिक डिजीज़ आ जाती हैं। ठीक है, अब ग्लोमेरुलर डिजीज़ जो ग्लोमेरुलाई में बेसिकली प्रॉब्लम होती है, उसके बाद बेसिकली ग्लोमेरुलाई में ही मसला है। ठीक है, और जो सिस्टेमिक डिजीज़ है तो वो बाहर कहीं और मसला होता है और फिर बाद में आपके ग्लोमेरुलाई ख़राब हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके ग्लोमेरुलर डिजीज़ में हमारे पास MF3 आपने याद सॉरी MF याद रखना है या FM याद रखना है। ठीक है, F से आ जाएगा फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, M से आ जाएगा मिनिमल चेंज डिजीज़, फिर M से आएगा मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी और लास्ट M से हमारे पास आएगा मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ठीक है, MPGN। ठीक है, और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है। ठीक है, जिसको आप डेंस डिपॉजिट डिजीज़ भी कहते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास ना अब हम आते हैं सिस्टेमिक डिजीज़ में। तो सिस्टेमिक डिजीज़ में आप डायबिटीज़, एमाइलोडोसिस, SLE, इसके अलावा इन्फेक्शंस में हेप बी, हेप सी, HIV, मलेरिया और कैंसर वगैरह आपका सिस्टेमिक डिजीज़ में आ जाता है जो आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स कॉज करते हैं। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, देखो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ना, इसमें हमारे पास मेन जो चीज़ है ना, जो पेशेंट आपके पास आएगा आपको ऐसे ऐसे आप चुटकी में आप बता दोगे। सबसे पहले हमारे पास जो स्वेलिंग होगी ना, वो पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन्स में या डिफरेंट आपकी एरियाज़ में बॉडी में स्वेलिंग होगी। ठीक है, एक तो स्वेलिंग होगी। ठीक है, इसके अलावा यूरिन जो है वो फ्रॉथी यूरिन होगी। ठीक है, झाग वाली यूरिन होगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें प्रोटीन्स आ रहे हैं। ठीक है,
सही है। इसके अलावा बाकी जितने भी फीचर्स हैं ना वो अकॉर्डिंग टू डिजीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही होंगी। कोई एसएलई का पेशेंट है तो उसमें वो एसएलई का जो मेलर रैश होता है, ठीक है, बटरफ्लाई शेप रैश होता है, ठीक है। इसके अलावा डर्माइड रैश होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वो टैबलेट, ठीक है। इसके अलावा कोई और हेपेटाइटिस बी सी है तो उसकी अपनी फीचर्स रैशेज़ वगैरह नज़र आ रहे होते हैं। कैंसर है तो पेशेंट का वेट लॉस और ये सारी चीज़ें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स डिजीज़ जो आपके फीचर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन पे ना। तो इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने पेशेंट का यूरिनारी कर लेना है, ठीक है। यूरिनारी में आपके प्रोटीन का लेवल ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है। फिर आपने ब्लड का टेस्ट यूरिनारी करना है, एक टाइम आपको पता लग जाएगा प्रोटीन का लेवल कितना है। फिर आपने पूरे 24 आवर आपने प्रोटीन का लेवल देखना है, ठीक है, पूरे 24 आवर, ठीक है। 24 आवर आपने यूरिन में प्रोटीन का लेवल देखा है तो वो आपका 3 ग्राम्स पर डेसीलीटर से 3.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर 3.5 ग्राम्स पर डे से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा आप सीरम का एल्ब्यूमिन देखोगे जो वो 3 ग्राम्स पर डेसीलीटर से कम है, ठीक है। इसके अलावा आप इन्फेक्शंस के लिए आप ESR सीरेक्टिव प्रोटीन वगैरह देख लेते हो, ठीक है। इसके अलावा आप अगर एड्स HIV वगैरह है या कोई और इन्फेक्शन है, हेप बी हेप सी है, तो उनके लिए हम लोग जो है वो सीरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप चेस्ट एक्सरे करते हो कि लंग्स में कोई अनोमली तो नहीं है, या हम ब्लड शुगर कर लेते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा हम लोग एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं कि एब्डोमिन में किडनी का मास तो ज़्यादा नहीं हुआ हुआ, CT स्कैन कर लेते हैं। TB का टेस्ट जो होता है वो हम लोग कर लेते हैं। ASOT टेस्ट स्टेप बायोजन के लिए हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। और बायोप्सी कर लेते हैं। बायोप्सी में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को मसला क्या है। अब जो हमारे पास डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन है ना, दैट्स दी बायोप्सी। लेकिन एकदम तो हम बायोप्सी पे आएंगे नहीं, हम स्टेप वाइज आएंगे, ठीक है। तो यही है, यूरिन का टेस्ट करना है, यूरिन का 24 आवर का टेस्ट करना है, सीरम एल्ब्यूमिन देखना है, इसके अलावा शुगर का लेवल देखना है सीरम ब्लड में। इसके अलावा आपने जो है सीरोलॉजिकल टेस्ट करने हैं और TB का टेस्ट करना है, ये सोटेटर्स वगैरह आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसकी मैनेजमेंट पे आते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। देखो मैनेजमेंट में आपने सबसे पहले पेशेंट की डाइट कंट्रोल करवानी है, ठीक है, डाइट कंट्रोल करवानी है। फिर मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉज है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लो। SLE है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट दे दिया। ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही है तो उसको आपने ठीक करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई माइलोडोसिस वगैरह, कोई हेप बी हेप सी वगैरह वट एवर इट इज़, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपने ठीक करना है। इसके अलावा आपने पेशेंट को स्टेरॉइड्स देने हैं। स्टेरॉइड्स के अलावा आपने साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जिसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड साइक्लोस्पोरिन आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपने पेशेंट को डायूरेटिक्स देनी है, ठीक है, ताकि सोडियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और स्टैटिन्स देने ताकि लिपिड जो हाइपरलिपिडीमिया हुआ है ना तो वो भी कम हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपने एंटीबायोटिक्स दे देनी है पेशेंट को, ठीक है, ताकि उसका जो इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो डिजीज़ है ना, जो बेसिकली हम लोग 3 डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और इनकी थोड़ी बहुत पैथोफिजियोलॉजी, थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन और फिर इनकी ट्रीटमेंट की बात कर लेंगे। और ट्रीटमेंट का मेन हमारे साथ काम है, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले आते हैं मिनिमल चेंज डिजीज़। अब मिनिमल चेंज डिजीज़ जो होता है ना बच्चों में होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है ना, पैथोफिजियोलॉजी में आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, लेकिन मेन अगर आपने प्रॉपर देखना है, आपको याद नहीं है तो आप पैथो की वीडियोस मेरी बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उधर जाके देख लो, ठीक है। अच्छा देखो, अब हमारे पास इसकी अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें ना, इसमें क्या होता है कि हमारे पास डिफ्यूज़ एंड इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट, ठीक है। पोडोसाइट की डिफ्यूजन होती है और इफेसमेंट होती है फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स की, ठीक है। अच्छा जी, और ये भी हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नज़र आता है, और इसमें बाकी कोई लाइट माइक्रोस्कोप में भी कुछ नज़र नहीं आता और डिपोजिशंस वगैरह भी नहीं होती, ठीक है। इसमें फीचर्स क्या आते हैं, वही आपके नेफ्रोटिक सिंड्रोम के फीचर्स होते हैं, लेकिन ये बच्चों में होता है। पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग होती है, फ्रॉथी यूरिन होता है, बाकी सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट में क्या करना है, आपने सिंपल सीधी सीधी बात है, हाइड्रोस्टेरॉइड दे दो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह दे दो, ठीक है। फिर आते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। फोकल सेगमेंटल मतलब कोई फोकाई है, सेगमेंटल मतलब कि सेगमेंट से इन्वॉल्व है, ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग हुई हुई है, ये अडल्ट में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास बेसिकली ये जो फोकाइज है ना, वहाँ पे क्या हाइलाइजेशंस होंगी, वहाँ पे स्क्लेरोसिंग होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कॉजेज़ की अगर हम बात करें ना, तो प्राइमरी कॉज हो सकती है विच इज़ इडियोपैथिक, ठीक है, और हमारे पास सेकेंडरी कॉज हो सकती है। अब सेकेंडरी कॉज में हमारे पास HIV हो सकता है, आपका ओबेसिटी, हाइपरटेंशन आपका, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डिपोजिशंस होती हैं, डिपोजिशन में
IgMOC3 आ जाता है, ठीक है, IgMOC3। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट में क्या करना है, देखो इनिशियली तो अफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें ना तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो अफेक्टिव होती ही नहीं है, लेकिन हम लोग स्टार्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग सस्पेक्ट भी इनिशियली यही कर रहे होते हैं कि मिनिमल चेंज डिजीज़ होगी जिसकी प्रेगनोसिस बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स शो नहीं करता, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बाद हम लोग जो है वो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जिसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड और साइक्लोस्पोरिन दे देते हैं, ठीक है। फिर एंड में हम आते हैं मेम्ब्रेनोनेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनोनेफ्रोपैथी में हमारे पास जो है ना एक तो हमारे पास इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेनोनेफ्रोपैथी में मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में डिफ्यूज फुल थिकनेस होती है ग्लोमेरुलाई की, ठीक है, फुल थिकनेस होती है। इस फोकल में तो सिर्फ फोकाइज थे, अब इसमें पूरी की पूरी थिकनेस जो है वो हो गई है, ठीक है, ग्लोमेरुलस की। इसके अलावा सब इंडोथीलियल डिपॉजिट्स होते हैं इंडोथीलियम के नीचे, ठीक है, इंडोथीलियम के नीचे हमारे पास डिपॉजिट्स होते हैं किस चीज़ के, IgGOC3 के, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है, पोडोसाइट्स के एंटीजेंस के अगेंस्ट, ठीक है। पोडोसाइट के एंटीजेंस कौन से, फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर 1, फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर 1 के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़, ठीक है, तो वो भी हमें डिपोजिशन के फॉर्म में नज़र आ जाती हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, देखो वही सेम ट्रीटमेंट है, हाइड्रोस्टेरॉइड दोगे लेकिन उससे इतना काम फ़ायदा ही नहीं होता है, इसके अलावा साइक्लोफॉस्फेमाइड्स दे दोगे, ठीक है। अच्छा जी, दैट्स इट, वे डन विद द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बस आप लोग यही कर लो तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।